आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम आने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को आती है ये पता करने में कि मेरी तैयारी चल कैसी रही है। मैं कैसे ये एनालिसिस करूँ कि मेरी तैयारी कैसी है। क्या मेरी तैयारी अब हो गई है, पेपर निकल जाएगा? क्या मेरी तैयारी अभी बहुत कम हुई है? ये कैसे डिसाइड किया जाए कि मेरी तैयारी किस फेज़ में है, इनिशियल में है या मैं बहुत अच्छा स्कोर कर दूँगा? ये सब चीज़ें कैसे आप तय करें? इसको जानने का सिर्फ एक तरीका है। मुझे एक वाक़या याद आ गया। मेरा एक स्टूडेंट है और अभी फ़िलहाल में वो तैनात है नोएडा जेल पुलिस में। वो अपना काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है आज की डेट में। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मेरा वो स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आती है। जब मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं कोचिंग चला रहा था। जब मैं कोचिंग छोड़ के आया यहाँ, तो उसने कहा कि भैया आप तो चले गए, दिल्ली जाने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे, तो कैसे अब आगे मेरी तैयारी हो? तब मैं उसे बता के आया था कि तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। उस समय तक यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट आ गया था। जब हम पढ़ाई करते थे तो क्या होता था कि किसी भी टीचर का पूरा कंटेंट नहीं था। एक टॉपिक कहीं से पढ़ लिया, एक टॉपिक कहीं से पढ़ लिया, इस तरह से फिर सारी चीज़ें कंबाइन करी। ऐसे हमने पढ़ाई की, ऐसे हमने कंसेप्ट सीखे। लेकिन जब मैं आ गया यहाँ, जब मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंने कहा कि अब कैसे तैयारी करें। तो मैंने बताया कि पास में जाकर, ज़्यादा दूर दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने नज़दीक जो सबसे नज़दीक कोचिंग हो जिसमें टीचर ठीक ठाक हो, वहाँ जाके तो ज्वाइन कर ले। उसने एक कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। मुझे एक वाक़या याद आता है, वो उसकी बातें मुझसे लगातार होती रहती थी और वो हर महीने में 2 बार 3 बार वो विचलित होता था। कहता था अब मैं कैसे पढूं, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है नौकरी कर लूँ जाके। वो कई बार नोएडा चला गया, कहने लगा मैं तो नौकरी करूँगा, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, किसी फैक्ट्री में काम कर लूँगा 8-10 हज़ार में। मैंने उसे बहुत समझाया कि नहीं तुझे नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उसके अंदर की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसलिए मैंने उसे रोक के रखा कि तू रुका रहे, तैयारी में बना रहे। और वो आज देखो, आज अपनी सेवाएं दे रहा है। तो विचलित नहीं होना है। ये कैसे आपको पता करना है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है? हम कैसे, जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम कैसे पता करते हैं कौन सा स्टूडेंट कितना, किस स्टूडेंट के अंदर कैपेसिटी है, कौन सा स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता? ये टीचर को पढ़ाते वक्त पता चल जाता है क्लास में। तो कैसे हम पता करते हैं? मान लीजिए आपके पास टीचर नहीं है, टीचर उतना ध्यान आप पर नहीं दे पा रहे हैं, 500 600 के बैच हैं, तो नहीं टीचर इतना ध्यान दे पा रहा है, तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे? इसकी एनालिसिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मॉक पेपर दें। प्रीवियस ईयर जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस पेपर आप उठा लें। प्रीवियस ईयर के आपने सेट उठा लिया या फिर उसके प्रैक्टिस सेट की कोई आप किताब लेके आ गए। प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे तो आपको ये तो आइडिया रहता ही है कि पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, इस साल कट ऑफ क्या जाने वाली है। उस हिसाब से जब आप प्रैक्टिस सेट को लगाएं और आपका स्कोर मान लीजिए कट ऑफ, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, 70 पे कट ऑफ गई थी और आपका स्कोर 65 70 इतना चल रहा है, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की ज़रूरत है, मॉक पेपर लगा के एनालिसिस की ज़रूरत है। तो आप उस पर काम करें। और मान लीजिए आपका स्कोर है, वो 70 पे कट ऑफ जा रही थी, आपका स्कोर है 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 62 यही आपका स्कोर आ रहा है, तो अभी आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको अपना सिलेबस और अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है तो पूरे सिलेबस को आप एक बार पढ़ें। अगर एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो कट ऑफ तक तो आप जा रहे होंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर लगाने की ज़रूरत रहेगी। आपका कट ऑफ तक नहीं जा रहे हैं, आप बहुत कम रह जा रहे हैं, तो उस केस में आप अपने सिलेबस को तैयार करें। इसके अलावा जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, यानी पुराने जो पेपर आए हैं, जो भी 4-6 पेपर आपके पास हों, 10-20 जितने भी सेट आपके पास हों, जो भी पुराने जितने भी सेट आपके पास हैं उन सबको लगाएं, उनसे समझें कैसे पेपर आते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आप देखेंगे, आप एक स्ट्रेटजी बनाएं। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप एक प्लान बनाएं अपने माइंड में, किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, कौन सी चीज़ में आप फंस रहे हैं, कौन सी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको ही तय करनी है। जो भी प्लान आ रहा है उसे आप एक कागज़ पर लिख लें। आप देखें कौन सी चीज़ें समस्या आ रही है। जैसे गणित में कोई सवाल बार बार फंस रहा है, उसे आपने अलग से डाउट नोटबुक आपने गणित की बना ली, उसमें आप लिखते चले जा रहे हैं अपने डाउट्स को। तो इस तरह से एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है। ये होता है सेल्फ एनालिसिस। ऐसे खुद को एनालिसिस करना है। तब जब आप अपनी एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मुझ में क्या कमी है, मुझे कहाँ सुधार करना है। फिर देखिए आप अपनी परफॉर्मेंस, फिर देखिए अगले पेपर में आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। आज मैंने कुछ नए सवाल लिए हैं। नंबर सिस्टम में ही यही सवाल भी आते हैं, लेकिन ये वाले सवाल आपको कोचिंग में कोई नहीं पढ़ाता। ये वाले सवाल आपको नंबर सिस्टम में छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि थोड़े लेंदी सवाल हैं, इनमें अप्रोच नहीं लग पाती तो सॉल्यूशन लंबा हो जाता है। इसलिए टीचर कोशिश करता है चलो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। अगला वाला टॉपिक नंबर सिस्टम में ये वाले जो बोर्ड पर सवाल मैंने लिखे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे एक एक करके, वो सवाल आप समझिए। इन सवालों में क्या है ये समझिए। सीधा मैं सवाल पे आता हूँ और पहले सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
सवाल में क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या व उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे, कभी कहेगा सवाल में 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या, कभी कहेगा 3 अंकों की संख्या उस अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या। तो जब भी सवाल आएगा या तो 2 अंकों की संख्या होगी या 3 अंकों की संख्या होगी। अभी तक 4 अंकों की संख्या का सवाल पेपर में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा 4 अंकों की संख्या कैसे आप मानेंगे। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फंसता है वो इस चीज़ में फंसता है कि 2 अंकों की संख्या हम कैसे माने। तो हमेशा याद रखिए, मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या मैंने 23 रखी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मैं 23 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 हुआ 20 प्लस 3 कर दूं, तो क्या मैं इसे 23 को ऐसे नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि 10 गुणा 2 प्लस 3, 10 गुणा 2 मैंने क्या किया, यानी जो दहाई का अंक है उसका गुणा किया, इकाई का अंक से जोड़ दिया। आपने देखा कि संख्या एक्सप्रेशन में बदल गई। इसे एक्सप्रेशन में कैसे बदलेंगे? मान लीजिए ये दहाई का अंक मैं मान लूँ x है, इकाई का अंक मैं मान लूँ y है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 10x यानी 10 गुणा x प्लस वाई। ये होता है 2 अंकों की संख्या जब आपको कोई माननी हो तो 10x प्लस वाई मान लेंगे। y क्या है? इकाई का अंक, x क्या है? दहाई का अंक। अब इससे आप मुझे लग रहा है ये चीज़ समझ गए होंगे क्यों 10x प्लस वाई 2 अंकों की संख्या मानी जाती है। तो 2 अंकों की जब भी मानेंगे कैसे मानेंगे ये मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पे 3 अंकों की जब मानी जाती है तो हम लेते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। इसका मतलब z यहाँ पर क्या होता है? z होता है इकाई का अंक, y क्या होता है? y होता है दहाई का अंक, और x क्या है? x है सैकड़े वाला अंक। इसका ये मैंने ये एक्सप्रेशन ऐसे क्यों ली है, बिल्कुल इसी पैटर्न से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली 125, 125 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 गुणा 1 इस वाले अंक का गुणा प्लस 10 गुणा 2 ये वाले अंक 10 का गुणा 2 में प्लस 5 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इकाई के अंक को प्लस किया दहाई वाले अंक में, क्योंकि ये दहाई है तो 10 का गुणा हुआ, क्योंकि ये सैकड़ा है इसलिए 100 का गुणा कर दिया। यही पैटर्न से इसी पैटर्न से मैंने समीकरण लिया ये 100x प्लस 10y प्लस z। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। 2 अंकों वाली संख्या जब आप मानेंगे तो 10x प्लस y मानेंगे, और 3 अंकों वाली संख्या जब मानेंगे तो 100x प्लस 10y प्लस z मानेंगे। x y z की जगह आप जो चाहे a b c का खगा जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब देखो सीधे सवालों पर चलते हैं। मुझे लगता है ये बेसिक था, ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया। कोशिश यही रहती है कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाऊँ। पहला सवाल आप देखो, 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे इसमें 2 अंकों की संख्या का मैंने कहा 10x प्लस वाई, ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या रही होगी। संख्या 2 अंकों की संख्या व उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या। जब अंकों को आपस में बदलेगा तो ये 10y प्लस x हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। इकाई और दहाई का तो बदलना है, 10y प्लस x हो जाएगी। बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा? ये पूछ रहा है अगर इस संख्या में से इसे घटा दूं, इस वैल्यू घटा दूं, तो ये अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा? जब भी ऐसा सवाल करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहली संख्या लिखें, उसके नीचे दूसरी वाली लिखें। जैसे ही वो घटाने को आएगा आप कहेंगे ऐसे लिख लीजिए, जैसे कक्षा 8वीं में आप समीकरण सॉल्व करते थे वैसे लिखेंगे। जब आप पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली घटाएंगे, जब आप इसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगी। ये कैसे हुआ एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आगे कई सवाल में आएगा तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो जब आप इसे ऐसे घटाते हैं, मेरी बात समझिए, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, जब इसे ऐसे घटाया जाता है तो जब ये माइनस खुलेगा यहाँ वाला तो ये 10y माइनस का हो जाता है, ये जो प्लस है ये भी माइनस का हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ कही, जो यहाँ प्लस का था x, जब इसे आप घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात, ये छोटी सी बात 8वीं कक्षा की आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए इसे घटाने पर 10x है तो x में से x वाली टर्म घटेगी, x वाली टर्म में से x वाली टर्म घटेगी। 10x में से 1x जाएगा तो आप कहेंगे 9x बचेंगे। अब बताइए 1y में से 10y जाएगा तो माइनस के 9y बचेंगे, इतना बच रहा होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई नहीं होगा। और मैंने डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था, और डिविजिबिलिटी रूल भी अगर नहीं जानते हैं तो इतना तो जानते होंगे कि यदि किसी एक्सप्रेशन में ये इतनी वाली संख्या में 9 का गुणा हो गया, यदि किसी संख्या में 9 का गुणा हो गया है तो कोई भी संख्या हो, यदि 9 का गुणा हुआ है तो उत्तर में भाग 9 का हमेशा जाएगा। इतनी सी बात थी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपने कहा वह संख्या 9 होगी जो हमेशा इससे विभाज्य होगी। मान लीजिए x और y वाली चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, आपको नहीं आता संख्या कैसे माननी है, तो आप पेपर में कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया है, मैं शुरू से ही एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना आता है उतने के दम पे आप पेपर निकालने की पूरी कोशिश करिए, उतने के ही दम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए आपको ये नहीं आता मानना 10x प्लस वाई, या ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, तो आप पेपर में कैसे करेंगे? भाई 2 अंकों की संख्या है, आप कोई भी संख्या ले लेंगे। आपने कहा 34 कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या, इसके अंकों को बदलकर संख्या 43 बनी। हमेशा किससे विभाज्य होगी? आपने देखा 43 और 34 का अंतर कितना है, 43 में से 34 घटा है तो बचा 9, यानी कि 9 किससे कटता है? 9 से तो कटेगा ही। तो आपने देखा 9 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो ये सही होगा। मान लीजिए इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप दूसरी कोई संख्या लें। आप मान लीजिए आपने 73 लिया, 63 लिया,
और मान लीजिए कि आपने 37 ले लिया, ये संख्या आपने ले ली। अब आपको जानना है किससे कटेगी। आप मुझे बताइए 73 का उल्टा होता है 37, इसके अंकों को बदलिए 36 हो गया, इनके अंकों को बदलिए 73 हो गया। ये एक ही चीज़ आ गई। मान लीजिए यहाँ कोई और संख्या ले लीजिए, ये 91 मान लीजिए ले ली, तो ये 19 हो गई। अब आप इसका अंतर देखिए, देखिए जब 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे, और यहाँ 3 और 3 6 36 बचेंगे। 36 दी गई संख्याओं में से किससे कटती है? आप देखेंगे 9 से कटती है। उत्तर का पता चल जाएगा। इसे आप देखेंगे, ये आपने देखा 7 और 6 13, 3 और 2 5 27, किससे कटती है? 9 से कटती है। इसे आप देखेंगे तब भी यहाँ जो संख्या आ रही होगी वो 9 से कट रही होगी। मुझे लग रहा है 2-3 ट्राई एंड हिट आप चेक करेंगे, 2-3 अगर आपके सही जा रहे हैं तो आप पहुंच जाएंगे। इस कंक्लूजन को आपने निकाल लेंगे कि दी गई संख्या 9 से कट रही होगी। इस तरह से आप पेपर में इस सवाल को कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं अलग अलग डायमेंशन आपको बता पाऊँ। किसी भी सवाल को करने का एक ही रास्ता थोड़ा ही है। यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो केवल एक ही रास्ता थोड़ा ही है, बहुत सारे रास्ते हैं। आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ जिस टीचर ने पढ़ा दी उसी से सारे सवाल होंगे, ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सवाल को करने की सारी टेक्निक आपको आनी चाहिए, और जो आपको आता है उसके दम पे आप कोशिश करिए कि आप सोचिए क्या मुझे ऐसा कुछ आता है जिससे ये सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल देखिए, और मान लीजिए इस सवाल में भी आप कहीं फंस जाते हैं तो देखिए इस सवाल कैसे करेंगे। 2 अंकों वाली संख्या व उन संख्या के अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि उस संख्या में इकाई का अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है तो संख्या बताइए। 2 अंकों वाली संख्या जैसे ही कहेगा 10x + y आपके दिमाग में आना चाहिए। 10x + y दिमाग में आया। ये मैं ट्रेडिशनल मेथड आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा मैं दूसरे मेथड भी बताऊँगा जिससे सवाल सॉल्व होगा। 2 अंकों वाली संख्या व उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या। उन अंकों के योग से क्या संख्या मिलेगी? आप कहेंगे x + y, अंकों का योग हुआ। यहाँ संख्या के अंकों को बदलवा नहीं रहा, कह रहा है संख्या के अंकों का योगफल। अंक क्या है? इकाई का अंक, दहाई का अंक। इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि उस संख्या में इकाई का अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है। इकाई वाला अंक क्या है? y है, दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा यानी x से 3 ज़्यादा है, तो अनुपात भी दे रखा है। एक और कंडीशन दे रखी है कि y जो है वो जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 ज़्यादा है। आपसे पूछ रहा है, सवाल आपको करना है। आप देखिए, अब इसमें से y की जगह क्या आप x + 3 रख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो 10x + y की जगह क्या होगा? 10x + y की जगह फिर से x + 3 रखेंगे। अच्छा, इसका नया एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x + 3, y की जगह x + 3 रखा, y की जगह यहाँ x + 3 रखा। क्या कह रहा है? इनका अनुपात क्या निकालेंगे? अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात दे रखा 4:1 यानी 4/1। ये मैंने कर लिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये 10x और 1x कितना बन रहा होगा? आप कहेंगे ये 11x बन रहा होगा। 11x + 3 ये हो जाएगा, और 2x + 3 ये वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी। 2x + 3 ये वाली एक्सप्रेशन हो गई। देखो 11x + 3 ये हुआ टोटल। इसे हटा दीजिए, इसे हटा के मैं 2x + 3 लिख सकता हूँ। सिंपल। इसका मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी 11x + 3, और इसके इक्वल टू आएगा 4 दूनी 8x प्लस के 4 तिया 12। उम्मीद है इतनी चीज़ समझ में आई होगी। 8x को इधर लेके आएंगे तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बच रहा होगा। 3x बराबर कितना आएगा भाई? 3 को उधर लेके जाएंगे, 9 आ रहा होगा। x बराबर आप देखेंगे 12 में से 3 गया तो 9 बचे ना, ठीक है। x बराबर आप देखेंगे ये 3 बार कटा, x की वैल्यू मुझे 3 मिली। x की वैल्यू 3 मिली। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 और 3 y की वैल्यू कितनी हुई? y की वैल्यू 6 हुई। y की वैल्यू 6 हुई। अब मुझे बताइए संख्या क्या होगी? सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल संख्या पूछ रहा है। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं और y की जगह 6 रख दूं तो आप कहेंगे 10x + y 10 × 3 30 हुआ, प्लस के 6 36 हुआ। 10 × 3 + 6 यानी कि 36 इस सवाल का जवाब होगा। अब मैं जो चीज़ तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझो। ये जो प्रोसेस है इतना बड़ा, ऐसे पेपर में थोड़ी ना करना है भाई। सवाल को करने के लिए पेपर में तो आपको दिमाग खुला रखना है। दिमाग कैसे खुला रखेंगे ये मैं मिटा दे रहा हूँ। इस वाले सवाल में इतनी सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सवाल ने उत्तर आपके सामने ही लिख रखा था, बस आपको देखने के लिए ज़रूरत थी दिव्य दृष्टि की। वही दिव्य दृष्टि जो महाभारत में संजय के पास थी, उसी दिव्य दृष्टि की ज़रूरत थी। वो दिव्य दृष्टि, वो तीसरा नयन आपका कैसे खुलेगा? मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से उस तीसरे नयन से देखिए, उस तीसरे नयन से आपको उत्तर दिखाई देगा। सवाल ने कहा है अंकों के योग से प्राप्त संख्या, देखो जो असली संख्या है और अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है, यानी कि 10x + y जो संख्या है और उसके अंकों के योगफल, इससे जो प्राप्त अनुपात है वो 4:1 है। इतना करते ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए था। कैसे आ जाना चाहिए था? अपना पूरा दिमाग खोल लो, सारे रंध्र खोल के सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ देखो अनुपात, जहाँ भी अनुपात दिया गया हो वहाँ समझ लीजिए आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया है। अनुपात दे रखा है 4:1। इस बात का मतलब है देखो 4:1। इसमें जब आप बीजगणित एक्सप्रेशन बनाते हैं आप कहते हैं ये वाली संख्या 4x रही होगी, ये वाली 1x यानी x रही होगी। अब जब भी उत्तर आएगा
जब भी उत्तर आएगा, ये संख्या पूछ रहा है, संख्या 4 तो दे रखा है भाई, संख्या की वैल्यू 4 दे रखी है ना, संख्या पूछ रहा है, संख्या जो भी आएगी उसमें 4 से गुणा हुआ है, ध्यान से देखो 4 से गुणा हुआ है संख्या में, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको 4 से गुणा करना है। अब जो भी उत्तर रहा हो, जो भी उत्तर आएगा उसमें 4 से भाग चला जाना चाहिए, क्योंकि 4 से गुणा कर चुका हूँ, किसी भी संख्या में आपने 4 से गुणा कर लिया है तो अब जो उत्तर आएगा उसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, थोड़ा सा सेंस लगाओ, उसमें 4 से भाग जाएगा। और आप सबसे पहले चेक करेंगे किस ऑप्शन में 4 से भाग जा रहा है। आपने ऑप्शन देखा, पेपर में भी यही ऑप्शन है, देखो पेपर में ऐसा ही सवाल देता है, ये 4 से नहीं कटता, ये 4 से नहीं कटता, ये 4 से कटता है, ये 4 से नहीं कटता। आपने देखा केवल एक ही तो ऐसा ऑप्शन है जो 4 से कटता है, तो 2 उत्तर थोड़ी चाहिए आपको, एक ही उत्तर चाहिए था। मैं डायरेक्ट टिक लगा दूंगा, 36 वो संख्या होगी, क्योंकि 4 जो वैल्यू दे रखी है वो संख्या की दे रखी है, 36 वो संख्या होगी जो सवाल आपसे निकलवाना चाहता है। बिना एक्स वाई माने, बिना किसी झमेले में पड़े, बिना किसी झंझट में पड़े, आप सीधे सवाल का उत्तर टिक कर देंगे। और आपने देखा ही होगा पेपर के सवालों में, आधे सवालों में अनुपात और परसेंटेज ही दिया रहता है, तो जब भी अनुपात और परसेंटेज दिया रहा हो, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे एक्सप्रेशन बनाने की और समीकरण बनाने की। तीसरा अगर है, पहले सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़ने के बाद सवाल को ब्रेक करके हम तोड़ेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। यदि उन अंकों के योग में से 2 घटाया जाता है तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर आता है। भाई सबसे पहले तो मैं संख्या मानूं, संख्या में क्या मानूंगा, ये चीज़ मुझे लग रहा है सबकी समझ में आई होगी। 10x + y मैंने संख्या मानी। अब क्या कह रहा है, संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, देखिए इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इकाई के अंक पे y है, y बराबर 2x, एक ये चीज़ दे रखी है सवाल में। और यदि उन अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, अंकों के योग में से, यानी x + y, ये अंकों का योग हुआ, इसमें से इसने 2 घटाया, तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर, यानी 10x + y वो संख्या है, इसके 1/6 के बराबर अंतर है। अब इस सवाल को, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। 10x + y की आप वैल्यू निकाल देंगे, x + y की वैल्यू निकालने के बाद सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैसे आपको अप्रोच लगानी है पेपर में, पेपर में देखिए संख्याओं के बारे में और उस संख्या के बारे में क्या जानकारी दी गई है। मुझे जानकारी दी गई है कि संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। आप यहाँ देखिए ऑप्शन में, किस में इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है, आप देखेंगे इसमें 2 गुना नहीं है, 3 गुना है, इसमें भी 2 गुना नहीं है, इसमें 2 गुना है, इसमें 2 गुना नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 गुना है, तो आप पहुँच जाएंगे कि 24 ही इस संख्या का उत्तर होगा। ये तो हुआ जब एक ही ऑप्शन है, जब आप फंस जाएं, ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे ये सॉल्व होगी ये भी देख लेते हैं भाई। x + y - 2 यहाँ पर है। अब देखिए इसे अब सीधा हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2x इसमें रखिए, x की जगह x रहेगा, y की जगह 2x रहेगा, तो ये 3x नहीं हो जाएगा, तो ये 3x हुआ -2 बराबर। यहाँ देखिए ये 10x है, y की जगह 2x रखेंगे तो ये 12x हो जाएगा, इंटू 1/6, 6 से ये 2 बार कट जाएगा। आप मुझे बताइए जब 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x कम होगा तो 1x बचेगा, x की वैल्यू 2 आ रही होगी। x जब 2 के बराबर हुआ, तो y कितने के बराबर हुआ, y 2x के बराबर है, तो y 4 के बराबर हुआ। और संख्या कितने के बराबर होगी, संख्या आपने मानी थी 10x + y, यानी कि 10 गुणा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यानी 10 दूनी 20 और 4 24 संख्या आ रही होगी। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के हो सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं। अगला सवाल मैं लेके चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सवालों को निपटा दूँ। अगला सवाल, चौथा सवाल है, यदि 3 अंकों वाली संख्या में इकाई व दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान होते हैं। अब 3 अंकों वाली संख्या कैसे मानेंगे ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 100x + 10y + z, ये तरीका होता है हमारा 3 अंकों वाली संख्या मानने का। क्यों मानते हैं ये सारी चीज़ें मैं अभी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 3 अंकों वाली संख्या में इकाई व दहाई के अंक को आपस में बदल दिया गया। बदलने का मतलब है कि y और z को आपस में बदल दिया गया, x अपनी ही जगह पर रहेगा। बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होगी, यानी अंक बदलने के बाद जो संख्या आएगी, मान लीजिए जब आपने इसके अंक बदले इकाई और दहाई के, तो ये 100x वहीं रहेगा, 10z हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा, ये आपस में बदल गए। आपको निकालना क्या है, इकाई के अंक की वैल्यू, इकाई के अंक के संभव मान, यानी इकाई का अंक मैंने यहाँ z माना है, सवाल में कह रहा है इकाई का अंक x हो, तो z के आपको संभव मान निकालने, इकाई के अंक के संभव मान निकालने हैं आपको। अब सवाल में क्या कह रहा है, यही वाली जो नई संख्या आई है, यह मूल संख्या से 63 अधिक है, ये ऊपर वाली जो संख्या है इससे 63 अधिक है। अधिक और कम का कैसे पता चलता है, आप कहेंगे घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली, जब आप घटाएंगे ये तीनों माइनस हो जाएगा, 100x से 100x खत्म हो रहा होगा, 10z से 1z जाएगा तो 9z बच रहा होगा, माइनस के y में से 10y जाएंगे तो 9y बच रहे होंगे। कह रहा है कि 63 अधिक हो जाती है, ये वाली चीज़ का अंतर 63 हुआ। आप कहेंगे 9 यहाँ से कॉमन लिया, z - y देखा तो आप 9 × 7 = 63, 7 आ गया, तो z में से y घटाने पर 7 आना चाहिए। कितने संभव
संभव मान हो सकते हैं। जीरो से शुरू करते हैं, वाई की जगह 0 रहेगा तो जेड की जगह 7 रहेगा, वाई की जगह 1 रहेगा तो जेड की जगह 8 रहेगा, वाई की जगह 2 रहेगा तो जेड की जगह 9 रहेगा। जैसे अब यहाँ पर 3 रहेगा तो जेड की वैल्यू 10 आप कर नहीं सकते क्योंकि ये एक अंक है, अंक ही तो है एक्स वाई जेड तीनों। तो यहाँ पर संभव मान वाई के हैं 0 1 2 और जेड के पूछ लेता 7 8 9। तो वाई के या जेड के, किसके पूछे हैं? उसने पूछे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या था? जेड मैंने माना था। तो 7 8 9 ऑप्शन ए हुआ इस सवाल का सही जवाब। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कैसे ऐसे सवाल को पेपर में करना है, कहाँ ट्रिक का इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ सवाल आपको एक्स मानकर करना है, कहाँ पूरा सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको तय करनी है एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, ये कोई और तय करने नहीं आएगा। मैं वहाँ नहीं बताने जाऊँगा कि भाई इस वाले सवाल में ये वाली अप्रोच लगा लो, वहाँ आपको स्वयं ही तय करना पड़ेगा। अगला सवाल 5वां सवाल देखें, 3 अंकों वाली संख्या है। इस सवाल में भी 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या कैसे मानते हैं? 100x + 10y + z। मान लीजिए ये 3 अंकों की संख्या है। संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक का दोगुना है। सैकड़े के स्थान वाला अंक सैकड़े के स्थान पे x है, इकाई के स्थान पे z है। x जो है वो 2z के बराबर है। अगली और क्या हिंट दे रखी है सवाल में? और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी सभी अंकों को अगर आप जोड़ दें, x, y और z को जोड़ देंगे तो ये 18 होगा। 2 ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है सवाल में हमारे लिए। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, एक चीज़ बताइए, संख्या के अंकों को उलटेंगे तो क्या होगा? y तो बीच वाला तो अपनी जगह रहेगा, z की जगह x हो जाएगा, x की जगह z हो जाएगा। उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। उलटने पे संख्या 396 कम हो रही है। देखिए उलट दीजिए, 100z हुआ, y अपनी जगह रहा और ये x आ गया z की जगह। एक बीच वाला अपनी जगह रहेगा, बाकी दोनों बदल गए। अब देखो 396 कम हो जाती है। कम होने का क्या मतलब है कि पहली वाली में से दूसरी वाली आप घटा देंगे तो ये 396 कम होनी चाहिए। देखिए 100x में से 1x जाएगा तो 99x यहाँ बच रहा होगा, y से y पूरी तरह कट जाएगा और माइनस के z में से 100 z जाएंगे तो 99 z यहाँ बच रहे होंगे और यही बराबर है 396 के। आप देखें 99 जब यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस जेड निकालेंगे 396 और 99 चौके होते हैं 396, तो x माइनस जेड बराबर यहाँ 4 आ रहा होगा। अब कैसे x या z की वैल्यू यहाँ से निकालें? देखो यहाँ से आप 2z की जगह पे x रख सकते हैं या x की जगह 2z रख सकते हैं। x की जगह 2z रखेंगे तो 1z की वैल्यू 2z में से 1z गया तो 1z की वैल्यू मुझे 4 मिल गई। जैसे ही आपको z की वैल्यू 4 मिलेगी, z की जगह 4 रखते ही x की वैल्यू 8 आ जाएगी क्योंकि x z से दोगुना है। तीसरी चीज़, इन दोनों का योगफल देखें तो 12 हुआ, लेकिन वो कह रहा है तीनों का योगफल 18 है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू 12 और 18 6 निकाल लूँगा। तो तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। सवाल में पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है सैकड़े वाले अंक व दहाई वाले अंक का अंतर बताइए। सैकड़ा वाला अंक आपने क्या माना था? ध्यान से समझिए, आपने संख्या ये मानी थी पहली वाली, तो सैकड़े वाला अंक ये था, सैकड़े पे x था ना, ये आपको समझना पड़ेगा। सैकड़े पे दहाई पे y था, दहाई पे y था और z था इकाई पे। वो पूछ रहा है सैकड़े और दहाई वाले अंक का, सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर। सैकड़े वाला अंक क्या है भाई? x, दहाई वाला क्या है भाई? x और y का अंतर आपको बताना है। x और y का अंतर आप देखेंगे तो 2 है, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेगा, तो इसका अंतर 2 आ रहा होगा। इस सवाल का उत्तर 2 होगा। मुझे उम्मीद है ये इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले सवालों की तरफ।